नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और अभी तक के रुझान के हिसाब से 204 पर अभी एनडीए है और आगे महागठबंधन अभी तक कम सीटों पर सिमटी हुई है। हम अपने वेबसाइट टीम से बात करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि वो सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, तो सर बताइए क्या अपडेट है आपके पास अभी? अभी हमारे पास जो अपडेट है उसमें ये है कि एनडीए जो है वो 204 205 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें कई सीटों पर वो जीत भी दर्ज कर चुकी है, जिसमें से कि मोकामा का सीट है वहाँ जीत चुके हैं। चिराग पासवान की जो सीटें हैं वो भी अच्छी आई हैं इस चुनाव में और उनको 29 सीटें मिली थी, लेकिन वो मुझको लगता है कि 22 सीटों पर वो जीत हासिल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव जो रहा है वो बिहार वालों के लिए रहा है और जो उम्मीदें थी लोगों को कि बिहार में इस बार बदलाव होगा वो शायद इस बार पलट गया, ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव इस बार वहाँ के लोग खुद अपना लड़ रहे थे और अपनी पार्टी अपनी चुन रहे थे। क्या कारण आपको लग रहा है कि जो पलटने की बात हो रही थी या क्या कहा जा रहा था कि इस बार जो नतीजे हैं वो कुछ अलग देखने को मिलेंगे, और जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो उससे भी ज़्यादा मतलब एनडीए को बढ़त देखने को मिली है, तो आपको रीज़न क्या लग रहा है? अब लोगों को तो खैर ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर पाएंगे। वो युवा नेता हैं और बिहार में उनकी लोकप्रियता भी अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शायद ये हो सकता है कि केंद्र में भी बीजेपी और नीतीश की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो अगर स्टेट में भी रहेंगे तो ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिल सकता है, योजनाओं का लाभ मिल सकता है, ज़्यादा बजट मिल सकता है। शायद इस सोच के साथ जो है लोग एनडीए के साथ गए। नीतीश कुमार जो 10,000 रुपए देने की बात किए थे, तो ये कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव जो है 10,000 चुनाव, उस योजना का फ़ायदा मिला है। देखिए, वो योजना जो है वो महिलाओं को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं उसने असर तो दिया, असर तो छोड़ा है उसने चुनाव में। खासकर से इस बार महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा ली हैं और उसका असर चुनाव में भी दिखा है, वोट प्रतिशत में भी दिखा है और अब नतीजों में भी दिख रहा है। तो इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते कि वो योजना कहीं ना कहीं वो काम तो की है, वो योजना नीतीश के लिए। सर 94 सीट पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में उभर रही है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, बीजेपी जो उसका प्लान था बीजेपी उसमें बिल्कुल फिट बैठी और उसका जो कोर वोट था कि मतलब महिलाओं पे फोकस है, उसकी योजना है, वो बिल्कुल क्लियर थी। महागठबंधन सतही तौर पर उतना मजबूत शुरुआत से नहीं दिखा। हाँ, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे छाया रहे, लेकिन सतही तौर पे वो हवा में ही है। दैट्स अ बिग रीज़न। तो आपको लग रहा है कि रैलियों का फ़ायदा मिला है? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जिस तरह से बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। हाँ, बेशक, क्योंकि बीजेपी एक प्लान के तहत उसने अपना काम किया और मोदी की रैली हो या अमित शाह की रैली हो, हर रैली में वो अपनी बात को समझाने में कामयाब रहे, जो उन्होंने वादे किए और उस पर बात की। साथ में तेजस्वी के वादे पे कि हर व्यक्ति को एक नौकरी, उसको उन्होंने अच्छी तरीके से कहें तो ट्रोल किया, जो संभव नहीं था। तो उन्होंने बताया जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और जो तेजस्वी या महागठबंधन कह रहा है उसको शायद वो कन्वे नहीं कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बड़ा रीज़न है। सर आप सुबह से कवर कर रहे हैं, आप बताइए कि किन किन क्षेत्रों में बीजेपी जो है वो पहले नहीं, एनडीए की सीटों की अगर हम बात करें तो पहले उतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन हम जैसे मगध शाहाबाद की बात करते हैं, सीमांचल क्षेत्र की बात करते हैं, तो महागठबंधन वहाँ कमज़ोर होती नज़र आई है। तो क्या रीज़न आपको लग रहा है? देखिए, चुनाव आयोग के ये आंकड़े आप देखेंगे, अमूमन 100 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और अभी वो 91 पर लीड कर रही है, जिसमें से 13 सीटें वो जीत गई हैं, 78 पर लीड है। तो कुल मिला के महागठबंधन का पूरा तरह से लुटिया मतलब डूब गया लगभग, एक तरफ से आप समझे, एक तरफ से। और दूसरी बात है कि महागठबंधन का सबसे पहला कि इस बार जो एक सबसे चुनाव की यदि आप बड़ी बातें समझेंगे तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि तेजस्वी का जो नौकरी वाला दाव है वो बिल्कुल काम नहीं किया और जंगल राज का जो डर था वो एनडीए के लिए काम कर गया। और तीसरी बात ये भी कि महिला वोटर का फ़ायदा नीतीश को मिला है और पीके फैक्टर से एनडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसका आप आंकड़ों में नतीजा दे सकते हैं कि इसमें कहीं भी पीके का ना कोई वोट प्रतिशत दिख रहा है, ना कोई एक सीट है उसके पास। तो जो पीके दम भर रहे थे कि नीतीश की 42 सीटें आएंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 25 सीटें अगर जेडीयू को आएगी जेडीयू को आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। उनकी तो गोल्डन डक हो गए, वो पहली बार आजमा रहे थे और उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये पहले से ही तय था। और दूसरी बात
कि जैसा कि एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में जितना एग्जिट किया गया था उससे ज़्यादा ही परिणाम के रूप में मिल रहा है अभी तक फिलहाल, तो यही है। सर, आपके हिसाब से जनसुराज पास है या फेल, पहले ये बताइए, क्योंकि कई लोग इसको कह रहे हैं कि जिस हिसाब से पहली बार चुनाव में प्रशांत किशोर इस बार उतरे हैं चुनावी मैदान में, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये पास है या फेल? बुरी तरह फेल। जनसुराज तो एकदम साफ, और साथ में तेजस्वी की भी जो दुर्गति हुई है वो बहुत चिंताजनक है बिहार के लिए भी और आगे के लिए भी उनके, कि मतलब जो वो उनकी दुर्गति के कई कारण हैं। एक तो 52 टिकट देना यादव लोगों को, और एक ये था कि एक इमेज ये भी बन गई थी कि मुस्लिम परस्त वोट बैंक पे इनका ज़्यादा फोकस है, ये भी उनके बहुत बड़ी दुर्गति का कारण है। कोऑर्डिनेशन उन्होंने अपने सहयोगी दलों से नहीं बढ़िया किया, ये भी उनकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। और जनसुराज की बात कर, जो आपने सवाल पहला किया है, जनसुराज के बारे में क्या कहना जब उनका परफॉर्मेंस ही जीरो है। अब जीरो पे क्या आप डिबेट करेंगे? वो दावे ठीक है, ठीक किए होंगे, कोई बेस होगा जनसुराज का, मतलब प्रशांत किशोर जी का कोई दावा होगा बड़ा, लेकिन शेयर बाज़ार में एक बात कहा जाता है ना, शेयर बाज़ार को लेकर मैं बताता हूँ कि शेयर की सलाह देना जो है बहुत आसान है, ठीक है, ट्रेडिंग करना बहुत कठिन है। और उसी वही इनके साथ रहा, ना ट्रेडर में रहे ना सही सलाह देने वाले में रहे, इसलिए रिजल्ट देख उसी तरह लड़ना आसान है, लड़वाना। हाँ, मैं बाजार में लिखा कि बाजार आज तो बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ था। फिर बाद में 3 बजे जो उछाल मारा बाजार को लेकर, मैं एक तरह से जोड़ दिया था उसको। तेजस्वी यादव एक तरह से कहें तो चिराग पासवान जितनी पार्टी, मतलब जो स्ट्राइक रेट पिछली बार का था, पहले नंबर की पार्टी थी, और जिस तरह से इस बार अभी तक के रुझान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 24 सीटों पर ही आरजेडी अभी तक सिमटती नज़र आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कारण था, कौन सी ऐसी नीति थी, क्या कांग्रेस के साथ जाना तेजस्वी को भारी पड़ा? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, किसके साथ जाते वो इतने। अब नीतीश का तो भाई वहाँ मैजिक है, नो डाउट, और ये भी बात सही है कि नीतीश के भी जो भी नेता है ना, उसकी जेब में है। उसके नेताओं को कभी नहीं देखेंगे भटकेंगे, इधर गए उधर गए, बहुत कम मूवमेंट होता है उनके में, बहुत मतलब 2% 1% ऐसे ही रहता है। और तेजस्वी जी तो संभाल ही नहीं पाए, एक तरह से देखा जाए पूरा मामला ही नहीं संभाल पाए। वही बताया ना कि 52 आप यादव को दे दिए, ठीक है, और जो आपकी एक इमेज बन गई कि मुस्लिम परस्त, ये उनको बहुत, मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये थोड़ा करीबन 60 सीटें थी जिसमें मुस्लिम और यादव प्रत्याशी थे, और ज़्यादातर सीटों पे एनडीए बढ़त बनाए हुए है, तो इनका जो एमवाई समीकरण है वो भी ध्वस्त हो गया है, पूरी तरीके से पिट गया। और जहाँ मतलब ये बहुत मजबूत थे वहाँ पे भी एकदम खाली हाथ हैं एक तरह से। और सुबह जब एग्जिट पोल आ रहा था, अरे एग्जिट पोल कह रहा हूँ, जब नतीजे शुरू हुए थे, रुझान शुरू हुआ था, तब थोड़ा बहुत लग रहा था कि अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और ऐसा साफ किया इन्होंने एनडीए ने कि मतलब तेजस्वी को टाइम लगा। एसआईआर का मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि ये इन्होंने मुद्दा तो बनाया, महागठबंधन ने मुद्दा तो बनाया, लेकिन उसका ज़मीन पर असर नहीं दिखा? तो बिहार जो है ना, उसको अपने मूल चीज़ों से बहुत मतलब रहता है, तो अभी बहुत पास में भी था तभी ऐसा हुआ। एसआईआर तो बहुत होगा जी, 64 लाख वोट कटे, इसमें कोई जरूरी 62 लाख के दिग्विजय सिंह जो अभी ये देखिए कोई वोट नहीं करता। तो ये 62 लाख में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए के ही लोग होंगे या एनडीए के लोग जो वोट देने वाले होंगे वही कटे होंगे, उसमें तो उसके भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो आपको लगता है कि मुद्दे गलत चुने गए ज़मीन पर? बिल्कुल इनके मतलब एक तरह से जो इनका मुद्दा रहा वो चला नहीं, वो एकदम हवाई रहा कि हर घर में नौकरी। अरे कहाँ संभव है यार, नौकरी तो इससे पहले भी जिस तरह से नहीं, बाद में आके जो किए। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैंने 17 महीने में जो है मैंने 5 लाख की नौकरी की। अगर वो मुद्दा इतना कारगर होता तो फिर जीत जाते। इस बार भी उन्होंने बहुत नौकरी का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी के कहने में उसमें कोई जनता उस तरह से समझी ली नहीं, क्योंकि जिस तरह का वो दम भर रहे थे कि मैंने 17 महीने में ही इतने सारे नौकरी दिए, जिसमें बीपीएससी TRE 3 आप उदाहरण के तौर पर देख सकती हैं। उनका ये कहना है, हालांकि सीएम नीतीश कुमार थे, तेजस्वी अपने मन से थोड़ी दिए होंगे, उस पर तो कैबिनेट की मुहर लगती है नीतीश की सरकार की नौकरी में, लेकिन तेजस्वी दम भर रहे थे हम देंगे। इस बार भी वो उन्होंने ऐलान किया कि मैंने हर घर एक नौकरी, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन से किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं होता है अगर आप बात करेंगे उस हिसाब से, तो उसका कोई असर नहीं दिखा। लोगों को लगा कि ये फालतू के बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये जो जनसुराज और तेजस्वी थे मुकेश भाई, कि जो शराबबंदी थी
वो भी बहुत इफेक्ट करती है। महिलाओं का तो भाई महिलाएं तो कभी नहीं चाहेंगी, और बिहार की महिलाएं खास तरह से कि ये शराब वहाँ पर खुलेआम बिके, बिल्कुल नहीं चाहेंगी। हम कहते थोड़ा सा उसको देखेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा था ये। मुझे मेरा वो बात सही कहा कि शेयर बाजार वाला लड़ाना और लड़वाना में फ़र्क है, खुद ही लड़ना। हाँ, तो ये जो वो दम भर रहे थे कि मैंने 8 राज्यों के 9 राज्यों के सीएम को उसको मैंने सीएम बनाया है, और खुद की हालत देख लीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 सीट भी जीत जाते या उसके रैंकिंग में रहते तो एक पीके को हम एक बिल्कुल प्रचंड रणनीतिकार मानते, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन वोट शेयर भी नहीं दिख, नोटा का वोट शेयर दिख रहा है लेकिन पीके का वोट शेयर नहीं दिख रहा है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिहार जो दो इतने बड़े चेहरे हैं पीके के, रितेश पांडे भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं, वो ज़बरदस्त, मतलब उनका आप हालत देख लीजिए, उनकी सीट पर ख़राब है। मनीष कश्यप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम है, उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, ये एक सोशल मीडिया का चुनाव है, तो वो जो है वो तीसरे नंबर पर है, करीब 40,000 से पीछे है वो। तो उनकी हालत तो सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है कुछ कैंडिडेट आपने दिए, आपने जो बड़े चेहरे उतारे वो भी आपके जो है कुछ नहीं कर पाए हैं। दूसरा, आप अभी एक MY फैक्टर का जिक्र कर रही थी मैथिली, तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो M है, अब इस M फैक्टर में महिलाएं भी हैं जिनके खातों में 10-10 हज़ार रुपया गया है। तो मुकेश सहनी ने जो पहला बयान दिया वो यही दिया है कि कैसे जो है महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार दिए और उनको 2 लाख आने का लालच था, तो शायद वो उसके लोभ में भी कहीं ना कहीं एक NDA की तरफ ही टर्न आउट गया है। दूसरा फैक्टर जो M मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक मुस्लिम्स का है। आप उसको MY मुस्लिम यादव से जोड़ रही थी जी, और NDA के नेता उसको महिला और यूथ से जोड़ रहे हैं। अब इसमें अगर M आप देखें तो M भी चला है, लेकिन वो ओवैसी के पक्ष में चला है। जो M फॉर मुस्लिम वाला एक फैक्टर हम बात करते हैं, अगर आप देखें तो करीब 6 सीटों पर ओवैसी जीत रहे हैं। पूरे प्रचार में उन्होंने यही कहा है गठबंधन को लेकर के कि आप मुझे सिर्फ 6 सीट दे दीजिए महागठबंधन में, बाकी सारी सीटें कांग्रेस RJD आप सब लड़ लीजिए। और आज वो अपने दम पर 6 सीटें जीत रहे हैं, और ये वो 6 सीटें हैं जो सब मुस्लिम बहुल सीट हैं, जो कि हार सीट जहाँ से तस्लीमुद्दीन जिनका इतना बड़ा दबदबा वहाँ था, उनके 2 बेटे, एक जनसुराज से लड़े, एक RJD से लड़े, दोनों हार गए और उन दोनों को मुर्शिद आलम ने MIM के अपने दम पर हरा दिया। इसके अलावा कोचा दमन यहाँ जो है सरवर आलम ने हरा दिया। तो जो उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी ने अपने एजेंडे के तहत उतारे थे और जिस आधार पर वोट मांगे थे कि मैं सिर्फ इन 6 सीटों पर लड़ना चाहता हूं या मैं इस पर्टिकुलर एरिया में जीतना चाहता हूं, उस फैक्टर में वो कामयाब रहे हैं। और जो उनका संदेश था एक मुस्लिम वोटर्स के बीच, वो सीधा गया है और वो रिज़ल्ट में तब्दील हुआ है। तो जो M फैक्टर महिलाओं का चला है वो JDU और भाजपा के पक्ष में गया है, और जो M फैक्टर मुसलमानों का चला है उसका फ़ायदा सीधे ओवैसी को मिला है। सर, हम क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले RJD लगातार ये RJD के ऑफिस के बाहर हम देख रहे थे कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को देखें या आदिल हसन जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, लगातार ये बात कह रहे थे कि हमें गठबंधन में जोड़ लो, लेकिन उस वक्त तेजस्वी के एंड से या कांग्रेस के एंड से कोई भी मजबूती से इस बात को नहीं रखा गया। तो आप क्या लगता है, अगर ये गठबंधन के साथ होते AIMIM तो क्या उसका फ़ायदा तेजस्वी को या महागठबंधन को मिलता? देखिए, चुनाव ये कहा जाता है कि परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। जाहिर है एक परसेप्शन बना, और सिर्फ ओवैसी को गठबंधन में ना रखने की एक अलग लड़ाई थी। उसके बाद जब आप मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित करते हैं तो कैसे आप देखिए ओवैसी एकदम मोर्चा खोल देते हैं कि 2% आबादी वाले निषाद समाज के आप डिप्टी CM आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन जो 17% वर्ग है मुसलमानों का, आप उनका हमेशा वोट लेते रहे हैं, लेकिन आपने उनके किसी भी डिप्टी CM फेस को घोषित नहीं किया है। तो एक नैरेटिव सेट हुआ वहाँ पर, ओवैसी ने उसको मुद्दा बनाया, उनके सभी नेताओं ने मुद्दा बनाया। तो कहीं ना कहीं उसका असर, जब आप इतने बड़े वर्ग का आप इतना प्रतिनिधित्व की बात अक्सर मुसलमानों की होती है। दूसरी तरफ NDA की तरफ से बीजेपी में सीट नहीं मिली, JDU ने भले ही 4 सीटें दी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वहाँ उनके उम्मीदवार जीत भी रहे, लेकिन यहाँ अगर वो साथ रहते तो वो ओवैसी वो नैरेटिव गढ़ने में शायद कामयाब ना हो पाते। उनकी रैलियों में यही एक बड़ा मुद्दा रहा कि देखिए आप इतनी बड़ी आबादी हैं, आपका ये डिप्टी CM घोषित भी नहीं कर सकते, बनाएंगे तो क्या। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें और जिस तरीके के वो जज्बाती बयान उनकी स्पीच में होते हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं वो असर ज़रूर ये किया होगा। और नतीजा आप देख लीजिए, कांग्रेस का तो इतना अंजाम ही बुरा हुआ है।
और जो ऐसी सीटें रही हैं जहां सीमांचल में भी कहाँ आप देखिए आरजेडी का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है और ओवैसी जो अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रह गए हैं। तो शायद ये इसका असर चुनाव में इन नतीजों से तो नज़र आता है कि अगर ओवैसी साथ होते, एक बड़ा मैसेज रहता, तो और भी वर्ग शायद जुड़ता महागठबंधन के साथ और एक मजबूत नैरेटिव के साथ वो लड़ाई आगे बढ़ती। मुकेश सहनी ज़ीरो पे सिमटते नज़र आ रहे हैं, क्या कारण रहा? क्योंकि महागठबंधन पे लगातार हम देख रहे थे कि कलह, आपसी कलह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। 9 सीट ऐसे थे जिसमें महागठबंधन आपसी लड़ाई लड़ रहे थे, 2 प्रत्याशी। तो आपको लगता है ये रीज़न बहुत बड़ा, मतलब क्योंकि जो वहाँ पे वोटर्स थे उनमें ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी? देखिए, मुकेश सहनी पहली बात तो है कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। आप भी उनसे अच्छी तरीके वाकिफ़ हैं। आप जब बिहार दौरे पर गई थी तो आपने इंटरव्यूज़ भी उनके किए, सामने से किए। वो मुंबई में उनका कारोबार है, वहाँ से आते हैं, चुनावी सीज़न में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो किस तरीके से लड़ते हैं। और एक इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट रहा है वो ये है, जिन नेताओं ने सबसे ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, जो मीडिया में छाए रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में छाए रहे हैं, उनका रिजल्ट काफ़ी नीचे रहा है। चाहे आप पीके को देख लें, इवन तेजस्वी भी खूब इंटरव्यू दे रहे थे, बस एक अनंत सिंह को छोड़ के। अनंत सिंह ही इकलौता अपवाद है जो इंटरव्यू देकर जीते हैं। बाकी आप देखिए, अब नीतीश को चाहे आप सेहत का हवाला दें या कुछ भी दें, लेकिन वो मीडिया में कहीं नहीं थे। अपनी एक टू द पॉइंट उन्होंने स्पीच की, तमाम सभाएँ की, 50 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने पहले चरण में भी की थी, जबकि तेजस्वी का ये चला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सभाएं की। इसके बावजूद नीतीश ने भी कई सभाएं की और उसका असर रहा, इंटरव्यू नहीं दिया। और मुकेश सहनी की बात जहाँ तक की जाए ना, तो सिर्फ वो निषाद समाज को लेके चल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें केंद्र से लेकर राज्य तक मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएँ हैं जो उस पर्टिकुलर समाज को एड्रेस करती हैं। ठीक है, मछली पालन करने वाले तमाम लोगों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं अब से नहीं, मोदी सरकार काफ़ी वक्त से चला रही है और उनको एड्रेस करती है, उनको तमाम फ़ायदे पहुंचा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी अचानक से मुंबई से आएंगे और वो कहेंगे मैं ही निषाद समाज का, मैं मल्ला का बेटा हूं और आपका जो है सारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ज़मीन पे क्योंकि ऑलरेडी उस समाज को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा था और एक केंद्रीय राज्य मंत्री भी है राजभूषण निषाद, जाहिर है, और उन्होंने वो एयरपोर्ट का जो सौगात वहाँ दिलवाई, उन्हीं की निस्बत वो आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं जब ऑलरेडी आपके पास एक नेता है, केंद्र की इतनी बड़ी सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं और वो आपके समाज को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप ये दावे करते रहे इंटरव्यूज़ में कि नहीं निषाद समाज का नेता तो मैं ही हूँ, तो वो थोड़ा एक बस वो वहीं तक सीमित चीज़ नज़र आती है। शायद वही ये हुआ है कि वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। मैं आगे बढ़ूंगी, अविनीश है हमारे साथ। अविनीश, ये बताइए कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद स्वस्थ नहीं है, कई नेता ऐसा दावा कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार क्या उतने बड़े फैक्टर, जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था महागठबंधन की तरफ से, क्या उतना बड़ा मुद्दा दिख रहा था क्या नीतीश कुमार? देखिए, सबसे पहले जो ये बातें कही गई थी 6 महीने 1 साल से कही जा रही थी कि नीतीश किसी से बात नहीं करते हैं, कनेक्शन कट गया है। इसको नीतीश ने सबसे पहले ठीक कब किया? जब टिकट बंटवारा हुआ। आपको पता होगा जब टिकट सीट बंटवारे बीजेपी में हो रहे थे एनडीए में, तो ये खबर आई कि लोजपा को नालंदा कुछ सीटें दे दी गई हैं। उसके बाद एक खबर जेडीयू खाने से आई कि नीतीश कुमार ने अपने सारे बड़े नेताओं को बुला के डांट फटकार लगाई और कहा कि हम नालंदा की सीट नहीं देंगे। तो ये नीतीश कुमार ने लोगों को मतलब ये मैसेज दे दिया कि अभी भी टाइगर जिंदा है, तो नीतीश ने वहाँ ख़त्म किया। उसके बाद नीतीश ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और कैंपेनिंग पर निकल गए। जब बारिश बिहार में 3 दिन हो रही थी, मतलब वोटिंग से कुछ दिन पहले, फेज के वोटिंग से 3-4 दिन पहले, जो मधुबनी, जो मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा का, अलीनगर तरफ का, उसमें जब मतलब बारिश हो रही थी, मतलब एटीसी ने जो उसने कहा कि आपकी फ़्लाइट नहीं जा पाएगी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार पटना से दरभंगा वाया रोड निकल गए और वहाँ रोड शो किए, गौड़ा बराम, अलीनगर, इस सब सीटों पे जाके बात किए लोगों से और सीधे जुड़े। नीतीश कुमार ने 81 रैलियाँ की अभी बिहार चुनाव में और हर चुनाव में उन्होंने पहली, इस बार नीतीश की जो बात करने का भी स्टाइल बदला। जैसे पिछली बार नीतीश कुमार जब रैली कर रहे थे तो आप देखिए उसने लालू परिवार पर बहुत ज़्यादा तीखी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ भी की कि आप 5 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे ऐसी करके। इस बार उन्होंने वो भी टिप्पणियाँ नहीं की है। इस बार सीधा बोले कि विकास किया है, काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, दंगा भड़काएंगे, तो काम पर इसको वोट दीजिएगा आप लोग, ऐसे करके निकल जाते थे। और अपनी रैली उन्होंने शांति से की। तो जेडीयू का जो समीकरण था, महिलाओं का जो वोट था, उन नीतीश कुमार चुनाव आते थे सबको ख़त्म कर दिए। वोटिंग इस पे हुई कि नीतीश कुमार, लोग वोट इस पैटर्न पे दिए हैं कि नीतीश कुमार को क्यों हटाया जाए।
उनके पास ये कोई कारण नहीं था कि इसको क्यों हटाया जाए, इसलिए वोटिंग इसी पैटर्न पे हुई है बिहार में। इसके अलावा हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि अभी जेडीयू कुछ घंटे पहले एक पोस्ट किया था, नीतीश हैं, थे और रहेंगे, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद एनडीए की जीत का एक पोस्ट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश जी को बधाई। तो सीएम नीतीश जी को बधाई, ये क्लियर मैसेज है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं या कोई उसमें भी संशय है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन चूँकि एकदम से राजनीति में सब कुछ तरीके से होता है, तो बीजेपी भी थोड़ा अपना माहौल बना रही है, थोड़ा सीटें, और भी सरकार में बहुत कुछ होता है लेने देने के लिए, तो सब अभी सेट होगा, बैठकें होंगी। अभी नीतीश कुमार के आवाज़ पे हलचल है, बीजेपी के यहाँ से पर्यवेक्षक बन के जाएंगे, वो लोग बैठक करेंगे, वो लोग चाहेंगे क्या चाहिए, नीतीश कुमार से बात करेंगे, अपना तरीका रोड मैप देंगे, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं संगठन के और सरकार के लेवल पे। तो अभी ये सब, अभी सरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है कि अगर जेडीयू को अलग भी कर दिया जाए तब भी एनडीए सरकार बना सकती है। इसमें आपको कितना दम दिख रहा है? डेटा तो देखिए, डेटा तो है, लेकिन अगर ये राजनीतिक गलियारों में अगर चर्चा चल रही है क्या, इस तरह की बातें भी आ रही है क्या सामने? नहीं, ये क्या है कि नीतीश कुमार को बीजेपी किसी भी सूरत में अभी नाराज करना नहीं चाहेगी। आप इसको एक उदाहरण ऐसे मानिए कि 2022 में नीतीश कुमार भाग गए बीजेपी छोड़ के, 24 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, ठीक है, बिहार में बीजेपी और नीतीश लड़े, लेकिन इसका नुकसान बिना नीतीश के होते हुए भी हो गया। इसको ऐसे समझिए कि इंडिया गठबंधन जो बनाया वो नीतीश कुमार ने बनाया था, और इंडिया गठबंधन की वजह से पूरे देश में बीजेपी अल्पमत में आ गई। नीतीश बीजेपी के साथ थे, लेकिन उनका एक छोटा सा काम, उन्हें अखिलेश को जोड़ा, अखिलेश ने भी कहा कि मुझे नीतीश आए थे जोड़ने, ममता को जोड़ा, सबको जोड़ के उन्होंने बीजेपी को अल्पमत में ला दिया। तो बिहार में कहे ना खाली दिमाग शैतान का, तो बीजेपी किसी भी कीमत में नहीं चाहेगी कि नीतीश का दिमाग खाली हो, वो काम पे रहे, अपना सीएम रहे, जब तक क्या वो 75 साल हो गए, जितना नहीं रहे, उनको नीतीश की ज़रूरत भी है और नीतीश ज़रूरी है उनके लिए। तो बीजेपी सब कुछ नहीं करने जा रही है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अजीत सर आपके पास आते हैं, क्योंकि एलजेपीआर, आप इस साइड से थोड़ा घूम जाइए, हाँ, एलजेपीआर की अगर हम बात करते हैं तो इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है, अभी तक हम देख रहे हैं कि 20 सीटों पर एलजेपीआर बढ़त बनाए हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान क्या जैसे लोकसभा में परफॉर्मेंस उनका रहा? क्योंकि हम कई डिबेट्स में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठ रहे थे, कई ने तो ये भी कहा था कि जितने उनके सांसद हैं उतने विधायक भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है चिराग का कौन सा फैक्टर ऐसा काम किया? चिराग के लिए कोई एक फैक्टर नहीं है। ऐसे हम पिछली बार का चुनाव देखें तो वो अलग लड़े थे और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उनके साथ लड़ने से जो नीतीश वाले फैक्टर थे, बीजेपी का, नीतीश का और चिराग का, तीनों के जो सारे जितने भी फैक्टर थे इन लोगों के, उन सारों ने मिलकर काम किया और उसका फ़ायदा चिराग को मिला, और इसीलिए उनकी सीटों पर एकजुट वोट पड़े। अभी मेरी बात हो रही थी बिहार में, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ से कुछ सरपंच और जो छोटे लेवल के नेता हैं उन लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो एक तरफा जीत अभी दिख रही है, इसकी उम्मीद तो हम लोगों ने भी नहीं की थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब वोट पड़ रहे थे तो जो पुरुष मतदाता थे, जो महागठबंधन को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने परिवारों में महिलाओं से जब कहा कि आप लोगों को महागठबंधन के लिए वोट करना है, तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, हम क्यों वोट करें महागठबंधन को, हमारे लिए नीतीश ने इतनी सारी चीज़ें की हैं। उसमें अब जैसे एक दलित महिला से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें घर में 40,000 रुपये आए हैं, इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है 80 किलो के आसपास फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स हमें मोदी गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहे हैं, नीतीश के नाम पे मिल रहे हैं, तो फिर हम ऐसा कौन सा कारण है जिसके बिहाफ पे हम फिर महागठबंधन को वोट करने जाएंगे? तो ये जो बड़े फैक्टर थे, ये नीतीश की वजह से लोजपा को भी फ़ायदा हुआ और बीजेपी को भी फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि अगर ये लोग अलग होते तो ना बीजेपी को इतनी सीटें आती और ना ही लोजपा इतना अच्छा कर पाती। तो कुल मिलाकर ये कि जो महिला वोट बैंक है वो एकजुट होकर पूरा एनडीए गठबंधन के सपोर्ट में वोटिंग किया, इसलिए इसकी वजह से इनको फ़ायदा हुआ। महुआ सीट की अगर हम बात करें, तेज प्रताप यादव की सीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा चुनाव। जिस तरह से हम देखें तो तेज प्रताप जो हैं अभी कह रहे हैं कि जितने जयचंद हैं उनके कारण हम चुनाव हारे हैं।
तो क्या लग रहा है आपको? वो जयचंद तो सामने आ नहीं रहे हैं, नाम उन्होंने रिवील किया नहीं है जयचंदों का। नहीं, बीच में एक नाम रिवील किया भी था, लेकिन इशारों में संजय यादव को बोला था। हाँ। लेकिन तेज प्रताप के हारने के पीछे की वजह ये भी कह सकते हैं कि उनको अपने विधानसभा के बारे में मेरे ख्याल में उतनी जानकारी नहीं थी। जैसे उनके कई सारे वीडियोज अभी वायरल हुए, वो देखे, ये पूछते देखे गए कि कैंडिडेट का नाम क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, तो वो जो डिस्कनेक्ट था उनका पब्लिक के साथ या वहाँ की समस्याओं के साथ, वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो वो जो रील्स की दुनिया में हमें दिखता है कि तेज प्रताप बहुत वायरल हो रहे हैं, उनकी बातें बहुत सुनी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, उसका ज़मीन पे उतना असर होगा ये ये रील को देख के हम कह सकते थे, लेकिन लोगों के बीच में उनकी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी और उसका परिणाम हम अभी देख सकते हैं कि उन्हें वोट्स नहीं मिले। महागठबंधन की इस तरह से हार की वजह क्या? क्योंकि आप रिपोर्टर्स से भी बात करते हैं, लगातार सारे रिपोर्टर्स के टच में रहते हैं, उसके अलावा स्थानीय लोग भी आपके जो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, उन सब से बात करके आपको क्या लगा सर कि महागठबंधन के हार की वजह क्या नज़र आई? क्योंकि SIR का मुद्दा जिस तरह से उठाए हैं। देखिए, SIR का मुद्दा मेरे ख्याल में लोगों ने जब वोट किया तो उनके दिमाग से ये वाला मुद्दा गायब था। अगर ये वाला मुद्दा उनके दिमाग में होता, हाँ, तो इसकी वजह से ये वाला मुद्दा तो गायब ही था। इसके अलावा तेजस्वी खुद 143 सीटों पर लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन ऐसी कई सीटें थी जहाँ तक वो खुद भी नहीं पहुँच पाए। कारण कुछ भी रहा हो, वो खुद भी नहीं पहुँच पाए। उसके अलावा RJD से उनके जैसा कोई दूसरा चेहरा नहीं था जिस पे पब्लिक मतलब जिसके नाम पे पब्लिक वोट करे। एक ही चेहरा था, तेजस्वी यादव, और उनके अलावा जो उनके पार्टी में जितने भी घटक दल हैं उनमें भी ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिस पे लोग विश्वास कर पाएँ। अब मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी ने मतलब ऐसा कोई भी उनका टेक नहीं रहा है अभी तक जिसके लिए लोग उन पर विश्वास करें। उसके अलावा कांग्रेस पूरे बिहार में चर्चा में कहीं नहीं रही, लोगों के बीच में कहीं चर्चा में नहीं रही। आप जन स्वराज की चर्चा रही, एनडीए के घटक दलों की चर्चा रही, लेकिन आप देखेंगे कि महागठबंधन के घटक दलों की चर्चा पब्लिक के बीच में कहीं भी नहीं दिखी। वो रिपोर्टर अपने से जाके बात पूछ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी लोग दरकिनार कर दे रहे थे कि नहीं, आप इनकी बात मत कीजिए, हम या तो तेजस्वी की बात करते हैं या फिर एनडीए के घटक दलों की बात करते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे उनकी लोगों तक बात ना पहुँच पाना, लोगों में उनके प्रति विश्वास का न जग पाना, ये फैक्टर रहे जो उनको वोट नहीं मिले। वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो वो 22% के आसपास उनकी वोट परसेंटेज रही है, लेकिन ये जो वोट मिले हैं उनको, उसको वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जीत में कन्वर्ट ना कर पाने का मेन कारण लोगों का भरोसा नहीं है अभी तक उसमें। अब जैसे आप महिलाओं से बात करेंगे तो महिलाएं कह रही थी कि अभी के शासन में जो ऐसा भी है, जो भी है, हम लोग मतलब हमारी सिक्योरिटी है, हम लोग रात को भी शहरों में निकल सकते हैं बाहर, लेकिन जैसे ही वो सरकार आएगी उनके मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराना समय वापस लौट आए और फिर हमें घर में कैद होकर रहना पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो उनको नुकसान पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारी वेबसाइट टीम थी, इनसे हमने बातचीत की। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, बोलो जुबा केसरी, co-powered by Sensodyne in association with V-Guard water heater.